किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्लस बिहार के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके अपनी देवी स्वरूपा मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो सिंघम सीरीज है और Q20 में जो 20 प्रश्नों की श्रृंखला है, 20 मिनट में 20 प्रश्न, ये मॉक टेस्ट 8 है। ये वो श्रृंखला है जहां से प्रश्नों का आना तय है और मैं आपको लिए चलता हूं आपके पढ़ाई की पंचायत के उसी प्लेटफॉर्म पर। और बात करूंगा आपसे, इनमें से कौन निम्नलिखित इनमें कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं है, ये बता रहा आपको कौन दरबार में नवरत्न नहीं है। तो इसका जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या वो कालिदास है या बर्रुचि है या सूरदास है, छपड़क है? तो आपके माइंड में आ गया होगा। एक सही उत्तर आपके सूरदास है। सूरदास को मध्यकाल में जहांगीर के समकालीन आसपास इन्हें अष्टछाप में शामिल किया था। किसमें? अष्टछाप में। मुगल काल के दौरान ये अष्टछाप में शामिल कवि माने जाते हैं आपके। और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, जो गुप्त वंश के महानतम शासक हैं, वो इनके समय में नवरत्न हुआ करते थे आपके, या मुगल काल में अकबर के शासनकाल में। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनके शासनकाल के नवरत्न 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, कालिदास, बर्रुचि और आपके छपड़क। इनके अलावा जो एक और है वराह मेहर, इनको आप याद कर लेंगे, वराह मेहर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके, जो कि नक्षत्र शास्त्री थे आपके। इसके अलावा जो बेताल भट्ट है, इसको आप लोग रट लेंगे यहां से, बेताल भट्ट। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये जादूगर है। कौन है ये जादूगर है आपके यहां से, ये गुप्त काल का एक बड़ा जादूगर था, वराह मेहर, बेताल भट्ट। इसके अलावा जो धनवंतरी है, कौन है वो? धनवंतरी है, जो बहुत बड़े चिकित्सक थे, राजवैद्य थे, इस समय के बहुत बड़े चिकित्सक थे, ये ज्ञाता रहे आपके। इसके अलावा जो आपके बड़े आपके एक विद्वान है इस समय के, नवरत्न है, उनका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह नाम है, इसको आप याद कर लेंगे। इनके अलावा आपका जो नंबर है 5 और 6वां नंबर है आपके शंकु, ये नंबर है आपके शंकु। और इसके अलावा है आपके घटक पर, ये घटक पर, ये आपके यहाँ पर राउंड आ देंगे इस पर, घटक पर। तो कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये नवरत्न हो गए इस काल के आपके। इन्हें आप याद कर लेंगे, ये बड़े महत्वपूर्ण आपके लिए। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के बहुत महत्वपूर्ण नवरत्न हैं और अकबर के जमाने में नवरत्न हुआ करते थे। उनके बारे में इतिहास के पन्नों में आगे चर्चा करूंगा। तो फिलहाल एक सही उत्तर क्या है? सूरदास। सूरदास आपके विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न नहीं थे, जो मैंने लिख दिया। ये अष्टछाप रहे हैं आपके अकबर जो जहांगीर है उसके आसपास के शासनकाल के दौरान। लेकिन मैंने ये नहीं कहा जहांगीर के दरबार में, ये नहीं कहा है, जहांगीर के शासनकाल के समय ये अष्टछाप के बड़े दिग्गज रहे हैं आपके। मैं आपको बताऊंगा उस गुरु का नाम बताइए जिसने पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, गुरुमुखी लिपि के, क्या हरगोविंद जी है, क्या रामदास जी है, या अंगद जी है, या गुरु तेग बहादुर है? तो हरगोविंद सिख धर्म के कौन से गुरु हैं? ये सिख धर्म के 6वें गुरु हैं आपके, जो कि गुरु अर्जुन देव के लड़का हैं। जो रामदास हैं ये सिख धर्म के 4थे गुरु हैं। कौन से नंबर गुरु है? ये 4थे नंबर गुरु हैं। और जो गुरु अंगद है वो दूसरे नंबर गुरु हैं इस क्रम में आपके। और जो गुरु तेग बहादुर है वो 9वें नंबर गुरु। कौन से नंबर के? ये 9वें गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को लड़ाका बनाया आपके बड़े पैमाने पर, यानी अर्जुन देव को जब मृत्यु दंड दिया गया उसके बाद ये अर्जुन देव के लड़का रहे आपके। जो आपके गुरु रामदास जी हैं ये बड़े महत्वपूर्ण रहे आपके यहाँ से। और गुरु अंगद और गुरु तेग बहादुर की एक श्रृंखला मानी जाती है यहाँ से। इस क्रम में एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो गुरु अंगद हैं, इन्होंने जो दूसरे, यानी गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक हैं, उन्होंने अपने पुत्रों को गद्दी नहीं सौंपी बल्कि अपने शिष्य को सौंपी। और गुरु अंगद को लहना के उपनाम से भी जाना जाता है, ये आपको रटना है, लहना उपनाम को। और गुरु अंगद ने एक बहुत बड़ी प्रणाली, उसे कहते हैं यहाँ पर लंगर प्रणाली। कौन सी? लंगर प्रणाली को शुरू किया, यानी कोई भी आओ और कोई भी खाओ आके यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हैं। इन्हें हिंद की चादर, क्या कहते हैं इनको? हिंद की चादर, इसको आप रट लेंगे, इन्हें हिंद की चादर भी कहते हैं। और इसको मुगल शासक औरंगजेब ने इनकी हत्या करी, इनका शीश कलम कर दिया, क्योंकि आपने मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया। और इनका जो सिर काटा गया है आपके दिल्ली के चांदनी चौक में, वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, जो सिखों का बड़ा पवित्र स्थान है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। यहां से मैं आपको आगे ले चलता हूं इस सीरीज में आपके। इसका सही उत्तर क्या है? गुरु अंगद, ये वाला, यानी गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया और लंगर प्रणाली की शुरुआत की यहां से। इनका एक उपनाम क्या है? लहना। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा आपके, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। 1916 के लखनऊ समझौते की महत्वपूर्ण विशेषता, परिणाम क्या है? क्या वो प्रांतीय परिषद चुनावों के लिए? क्या आपके वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई के लिए? क्या कांग्रेस उदारवादी और कट्टरपंथियों के लिए? क्या बंगाल विभाजन के लिए जन्म दिया इसने?
तो सही उत्तर है कांग्रेस के इसने उदारवादी या लिबरल और कट्टरपंथी यानी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो उग्रपंथी हैं, इन दोनों धड़ों को एक पास ला दिया। आपको बताता हूं 1916 कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है वो AC मजूमदार, किसने करी है? AC मजूमदार जी ने की है, यानी अंबिका चरण मजूमदार। कौन? अंबिका चरण मजूमदार ने की है। ये सम्मेलन दो बातों के लिए माना जाता है, एक तो कांग्रेस का जो गर्मपंथ धड़ा है वो इस समय जुड़ गया, यानी दोनों एक हो गए, यानी कांग्रेस के जो गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों एक हो गए, यानी जो उदारवादी और उग्रवादी दोनों एक हो गए। और दूसरा जो कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, इनके मध्य एक समझौता हुआ दोनों के मध्य आपके, और इसी समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को मान लिया, यानी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो था वर्ष 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत के मुसलमान वर्ग के लिए मुस्लिम ही वोट डालेंगे। यहां पर कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाने पर सहमति जताई। लखनऊ पैक्ट कहते हैं इसको, लखनऊ समझौता कहते हैं। लखनऊ समझौता दो बातों के लिए जाना जाता है, एक गर्मपंथी और नरमपंथी, उदारवादी और उग्रवादी एक हो गए। यहां पर कांग्रेस का विभाजन वर्ष 1907 में हुआ। कहां पर हुआ? सूरत में। कहां पर हुआ था? वर्ष 1907 में हुआ था, 107 में यहां पर। और कहां हो रहा है वो? सूरत में। कहां हो रहा है? सूरत में। और कांग्रेस एक कहां हो रही है तो आप बता देंगे, कांग्रेस एक हो रही है वर्ष 1916 में। कहां पर? लखनऊ में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और लखनऊ सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजूमदार, जिन्हें AC मजूमदार भी कहते, रट लेंगे। इसका उत्तर आपके ये सही है। इसके क्रम में आपको Q20 चल रही है, ये 20 मिनट में 20 प्रश्न। इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और मेरी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचाएंगे ताकि ये पढ़ाई की पंचायत हर घर में पहुंच सके और ये शिक्षा का संवाद मेरा घर घर पहुंच सके। इस दीपक को जलाने वाले कौन है? आप मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं जो घर घर दीप जलाएंगे। ये शिक्षा रूपी दीप है, अगर जल गया तो चारों ओर ज्ञान रूपी प्रकाश में एक ऐसा व्यवस्था स्थापित होगी जिससे हर बच्चे को एक अपना भविष्य सुधारने में मदद मिलेगी और इस क्रम में आप बड़ी भूमिका निभाएंगे। सती प्रथा की जो गवर्नर, जो जनरल सेट के अधीन समाप्त किया, कौन सा? सती प्रथा। आप जानते हैं भारत में सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय ने एक बड़ा आंदोलन चलाया है और इन्होंने इस क्रम में जो ब्रह्म समाज है उसके अंतर्गत सती प्रथा को खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाई। लेकिन क्या वो एलनबरो है, क्या मेटकॉफ है, क्या ऑकलैंड है या बेंटिक है? तो आप जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के वो गवर्नर जनरल रहे जिन्होंने सती प्रथा के समापन में बड़ी भूमिका निभाई। वर्ष 1829 में इन्होंने बंगाल में सबसे पहले सती प्रथा को समाप्त किया। और कौन से नियम? नियम 17 के अंतर्गत, नियम 17 के अंतर्गत इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। अर्थात कोई महिला को जबरन जलाता है या मजबूर करता है तो गैर कानूनी माना जाएगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी कानून के अनुसार। इन्हें लॉर्ड विलियम बेंटिक को उदार लिबरल गवर्नर जनरल माना जाता है। बाद में ये भारत के यानी 1833 में यही व्यक्ति वर्ष 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने में सफल रहे। मेटकॉफ को यह बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता, किसका? प्रेस का मुक्तिदाता, इसको लिख लेंगे यहाँ पर, प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, यानी समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं आपको यहाँ से। एलनबरो के जमाने वर्ष 1843 में सिंध का विलय, किसका विलय? सिंध का विलय किया गया। आपके सिंध बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान वाले पार्ट में स्थित है और इस सिंध को आप लोग रट लेंगे यहाँ से, चूंकि सिंध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिंध का इतिहास हमें कहां मिलता है? चचनामा में। कौन सी पुस्तक में? चचनामा में। सिंध का इतिहास चचनामा पुस्तक में मिलता है। और चचनामा किसने लिखी है? अली अहमद ने। चचनामा पुस्तक में सिंध का इतिहास है और चचनामा किसने लिखी है? अली अहमद ने। इसको रट लेंगे, अली अहमद नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने चचनामा को लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑकलैंड ने अधोमुखी, कौन सा? अधोमुखी, क्या लिख रहा हूं थोड़ा सा, अधोमुखी निस्यंदन, कौन सा? निस्यंदन सिद्धांत दिया जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से इसको आप लिख लेंगे यहाँ से, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, यानी समाज के उच्च वर्ग को शिक्षित कर दीजिए, निचले वर्ग तक अपने आप शिक्षा पहुंच जाएगी। यानी छन छन करके आपके इनका सिद्धांत था आपके बड़े वर्ग को, फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी आपके फिल्टर जैसे छान छान के शिक्षा नीचे जाती है, आपके समाज के उच्च वर्ग को, बड़े क्लास को, हायर क्लास को शिक्षित कर दीजिए, समाज के निम्न वर्ग तक शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी। ये ऑकलैंड की थ्योरी थी, ये मैं बता दीजिए आपको, ये चारों को याद कर लेंगे। ठीक है, इसका सती प्रथा का सही उत्तर क्या है? सती प्रथा को समापन का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। यहां से इस क्रम में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। ये हाली कसा एक समूह नृत्य है जो कहां होता है मूल रूप से? ये हाली कसा, चूंकि आप जानते होंगे
इसका कई महत्वपूर्ण पुराणों में इसका उल्लेख मिला है। हलिकसा का क्या ये महाराष्ट्र का है, क्या ये महाराष्ट्र का नृत्य है, क्या ये गोवा का है या गुजरात का, राजस्थान का? ये नृत्य मूल रूप से कहाँ का है? गुजरात का। आप जानते होंगे गुजरात में कई समूह नृत्य किए जाते हैं और ये सामूहिक तौर पर आपस में किए जाने वाले नृत्य जो बड़ा महत्वपूर्ण है। और गुजरात में मैं बता दूं आपके लिए कि गुजरात में और भी कई, जैसे गरबा, जैसे डांडिया, ये ऐसे नृत्य किए जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा टिप्पणी, ये ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं जो आपके टिप्पणी, यहाँ बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं। टिप्पणी ये आपके गरबा है, डांडिया है और टिप्पणी, ये सब गुजरात में होते हैं। और राजस्थान भी हमारा लोक नृत्यों कम नहीं है, यहाँ पर घूमर बड़ा तगड़ा नृत्य है। इसके अलावा जो गणगौर है ये भी आपके यहाँ पर होने वाला एक बड़ा नृत्य भी है और उत्सव भी है। और गोवा में हमारे गोनफी नाम का एक लोक नृत्य बड़ा पॉपुलर है। इसके अलावा गोवा में आपके एक और नृत्य होता है कोली, कोली नृत्य भी होता है गोवा में, इसको भी लिख लेंगे यहाँ से। महाराष्ट्र हमारा बड़ा फेमस है, आप क्या जानते होंगे महाराष्ट्र में कई सारे नृत्य होते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण लावड़ी, कौन सा? लावणी नृत्य होता है यहाँ पर। इसके अलावा नकटा एक लोक नृत्य होता है, नकटा नाम का। इन लावणी को और नकटा लोक नृत्य को अभ्यास कर लेंगे। तो महाराष्ट्र में लावणी, नकटा, गोवा में गोडफी और कोली, गुजरात में डांडिया, गरबा, टिप्पणी और आपका हालिकसा, और राजस्थान में घूमर, गणगौर और बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं। ये Q20 चल रही है, 20 मिनट में 20 प्रश्न आपके लिए। इनमें कौन सा स्थान कुंभ से संबंधित नहीं है? कुंभ से कह रहा है, क्या नासिक, उज्जैन, हरिद्वार या पुरी? तो अब दिखाई दे रहा है आपको, पुरी इससे संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर पुरी है। तो पुरी नहीं है तो कौन है? चूंकि हम जानते हैं 4 स्थानों पर यह होता है आपके, कौन सा? कुंभ का मेला लगता है 12 वर्षों के अंतराल पर, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हो यूनेस्को ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूनेस्को ने इसे अमूर्त, किसमें? अमूर्त विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है। किसको? इस कुंभ के मेले को अमूर्त विरासत का दर्जा दिया है, आपके अमूर्त विरासत धरोहर का दर्जा दिया है। किसने? यूनेस्को ने। और यूनेस्को मुख्यालय कहां है? आपके पेरिस में। कहां पर है यूनेस्को मुख्यालय? पेरिस में, जो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। अब मैं बताऊंगा आपको, जो नासिक का मेला होता है ये कौन सी नदी पर होता है? गोदावरी में। कौन सी होता है? ये गोदावरी पर होता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। जो उज्जैन का मेला है वो क्षिप्रा नदी पर होता है, क्योंकि उज्जैन क्षिप्रा बसा हुआ है। जो हरिद्वार है वो गंगा नदी पर होता है, आपके गंगा नदी पर ये मेला का आयोजन होता है। और यहाँ पर एक चौथा कौन सा? प्रयागराज। कौन सा? प्रयागराज में चौथा मेला होता है। और ये त्रिवेणी, कहां पर? ये त्रिवेणी के संगम पर है, गंगा यमुना सरस्वती। कौन? गंगा यमुना सरस्वती, प्यार का पैगाम है। ये 3 नदियां हैं, ये प्यार फैलाती हैं, यहाँ तीनों का संगम होता है। पौराणिक काल में सरस्वती का भी मेल होता था यहाँ पर। आज भी माना जाता है कि तीनों नदियां प्रयागराज में मिलती हैं, इलाहाबाद मिलती हैं। आप बताएं, कुंभ का मेले का आयोजन 4 स्थानों पर, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयागराज में, जिसे कुछ दिन पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। इसको अब याद कर लें। यहाँ से त्रिवेणी में बता दिया, एक गंगा है, एक यमुना है और एक सरस्वती है। GYS, गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत महत्वपूर्ण नदियां आपके, इन्हें आप देख लेंगे। इस क्रम में मैं आपको आगे ले जाऊंगा। Q20 में अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी? अफगानिस्तान पूछ रहा है, तो आप बताएं क्या? 106, 575, 101, 755। इसका सही उत्तर है आपके, सबसे छोटी सीमा रेखा आपके ये रही, 106 किलोमीटर है, जो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैंने बताया है भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से लगे हुए हैं आपके, तो वो केवल आपके 7 राज्य। मैंने कहा था बचपन में बीए, बचपन में आपको बीए करनी है, बचपन में आपको बीए करनी है। यहाँ बचपन का बी का मतलब मेरा यहाँ बांग्लादेश से है, सी का मतलब चाइना से है, पी का मतलब पाकिस्तान से, एन का मतलब नेपाल से, मां का मतलब म्यांमार से, बी का मतलब भूटान से और ए का मतलब अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है वो 106 किलोमीटर की है, जबकि सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की है, वो 4096, लगभग 4100 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 4096, यानी कि लगभग 4100 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से लगी हुई है और सबसे छोटी सीमा रेखा किससे लगी हुई है? हमारी अफगानिस्तान से। फिर बताऊंगा, बी माने बांग्लादेश, सी माने चाइना, पी माने पाकिस्तान, एन माने नेपाल, एम माने म्यांमार, बी माने भूटान, ए माने अफगानिस्तान। सबसे लंबी बांग्लादेश, सबसे छोटी अफगानिस्तान साथ है, इन्हें आप याद कर लेंगे। इसका सही उत्तर है आपके 106 यानी ए। इस तरह मैं आपको आगे बताऊंगा, छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल, यानी कि वाटरफॉल माना होता है जलप्रपात, इसको न्यागरा तुलना की गई है आपके, कौन सा? हब्बे, मगोद, दूधसागर या चित्रकूट? सही उत्तर इसका चित्रकूट है। यहाँ पर चित्रकूट की तुलना भारत में न्यागरा से की जाती है। मैं बताऊं आपको, न्यागरा जलप्रपात मूल रूप से कहां पर है? USA यानी अमेरिका में न्यागरा वाटरफॉल्स कहां स्थित है आपके?
ये आपके अमेरिका में स्थित है। कहां पर? बहुत महत्वपूर्ण है। और ये न्यागरा जलप्रपात वहां पर दो झीलों के मध्य में स्थित है, वहां पर बड़ी महत्वपूर्ण है आपके। एक झील है वहां पर ऑन्टोरियो और एक कौन सी? इरी। ऑन्टोरियो और इरी झील के मध्य में बना हुआ है ये। और हमारा जो आपका चित्रकूट है ये मूल रूप से आपको यहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में आपके। और ये कौन सी नदी है यहाँ पर? ये इंद्रावती नदी है। कौन सी है? ये इंद्रावती नदी है, इसी पर ये बना हुआ है। और इंद्रावती किसकी सहायक है? गोदावरी। किसकी सहायक है? ये गोदावरी नदी की सहायक है। चूंकि इंद्रावती नदी मूल रूप से छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बस्तर में बहती है, और दंतेवाड़ा और बस्तर वही स्थान है जो नक्सल प्रभावित इलाका है। ये नदी यहीं से होकर बहती है और इसी नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है, इसे रट लेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है। आपका इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ से एक क्वेश्चन ऊपर है, मैं भी इसको बताऊंगा। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आप बताएंगे सूर्य ग्रहण तब होता है यहाँ पर जब चंद्रमा सूर्य से दूर चला जाता है, या सूर्य चंद्रमा पृथ्वी बीच आ जाता है, या चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, या एक क्षुद्र ग्रह सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाते हैं। तो सही उत्तर है इसका सी, सूर्य ग्रहण पूछा। चंद्रमा ये वाला पार्ट जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। मैं बताऊंगा आपको एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर, जिसे मैं रटवाऊंगा अभी आप लोगों को। अभी मैं ऐसे रटवाऊंगा आपको, ऐसे कर दूं मैं, अगर इसको यहां मैं कर दूं आपको SME, मैं ऐसे कर दूं आपके SME का मतलब मेरा यहां पर है, यहां पर मेरा समझाने समीकरण है। M का मतलब मेरा मून से, M का मतलब मेरा मून से, यानी जब सन और यहां पर अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाएगा? जब सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाएगा? मून आ जाएगा। ये मून आया तो क्या पड़ेगा? ये पड़ेगा आपको सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स। और ये हमेशा अमावस्या को ही होता है, ये हमेशा अमावस्या को ही होता है। जब भी होगा अमावस्या को होगा। लेकिन जब चंद्र ग्रहण होगा, इसको भी रटेंगे आपके, जो चंद्र ग्रहण होता है इसे बोलते हैं लूनर एक्लिप्स बोलते हैं आपके। और ये जब आएगा आपके तो आप बताएंगे ये आपके SEM यानी कि बड़ा महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर। इसको आप ऐसे बताएंगे, जब सन और मून के बीच में कौन आ जाता है? अर्थ आ जाता है, तो क्या पड़ता है? चंद्र ग्रहण। और ये हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। कब होता है? ये हमेशा पूर्णिमा को होता है, रट लेंगे। जब भी होगा चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स हमेशा पूर्णिमा को होता है, और जो सोलर एक्लिप्स है वो हमेशा अमावस्या को होता है। मैंने बता दिया इसका आंसर, चंद्रमा बीच में आ जाएगा पृथ्वी सूर्य के, तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। और जब आपके अर्थ यानी पृथ्वी आ जाएगी सूर्य और मून के बीच में, तो सेम है, ये SEM है और ये क्या आपके SME है। इन दोनों को याद कर लेंगे। ये लूनर एक्लिप्स है और सोलर, ये सोलर पूछा। सही उत्तर क्या है इसका? मैंने बताया सी उत्तर सही है इसका। मैं इस Q20 में क्वेश्चन 20 20 मिनट में 20 प्रश्न मैं आपको विश्लेषणात्मक बता रहा हूं, विस्तार से बताने प्रयास कर रहा हूं। एक भी विश्लेषण मेरा छूटे नहीं, ताकि आपका इतना अच्छा हो जाए कि सिंघम में आप टॉप रैंक बनाएं, नीचे से नहीं ऊपर से आप आए। आपको ऐसी बैट मिलनी चाहिए ताकि लगे लोगों को कि सही अर्थों में आपने इसकी पढ़ाई की है। एक ही बार में रेट बने, वो भी रैंक के साथ। मैं बताऊंगा आपको पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है, पूछ रहा है। क्या 1/3 है, 1/4, 1/2 या आधा? सही अर्थ इसका है आपके 2/3 है। 2/3 का मतलब 66% होता है, लेकिन परसेंटेज में बताऊंगा इसको मैं। तो ये जो स्थल खंड है हमारा, ये वाला स्थल खंड है, आपको जानना चाहिए ये स्थल का भाग लगभग 29% है यहाँ पर, जबकि जो जल का हिस्सा है वो 71%। कितना है? वो 71% भाग पर है यहाँ पर, यानी 71% क्या है आपका? ये आपका जल है, यानी कि आपका कितने हिस्से जल पूछा है, और पूछा स्थल खंड कितना है यहाँ पे? 29% है। इन दोनों को मिला लेंगे कितना हो जाएगा? ये 100% हो जाएगा। यानी इसीलिए पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से नीचे देखते हैं तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह, यानी ब्लू प्लेनेट। क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। इसे आप रट लेंगे। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है? 71%, और स्थल की मात्रा कितनी है? 29%। इसे आप लोग याद कर लेंगे यहाँ से। इस मैं आपको बताऊंगा निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? क्या हरे पौधे हैं, हरे ये, क्या पानी या परजीवी? सही उत्तर इसका पानी है। ये वाला अजैव पूछ रहा है वो आपसे। हमारे दो जो बायोटिक और अबायोटिक, यानी पानी ये वाला पूछा अजैव घटक। तो मैं बताऊंगा आपको अजैव के अंतर्गत और क्या आता है। एक तो पानी यानी कि जल, पानी और जल एक ही बात होता है आपके। इसके अलावा वायु है, वो भी इसी में आएगा। इसके अलावा मिट्टी है, ये भी अजैव में आएगा आपके। ये सब अजैव घटक है, पानी, जल, वायु या मिट्टी। लेकिन जैव में क्या आएगा? हरे पौधे आएंगे, गैर हरे वाले पौधे आएंगे, परजीवी आएंगे, और जितने आपके जीव जंतु होते हैं वो भी सब इसी में आएंगे। कहां पर? आपके ये सब आपके जैव घटक मांगे। पूछ क्या रहा है? अजैव पूछ रहा है, तो अजैव पानी आ जाएगा, जल आ जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सही उत्तर इसका ये है। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये रंग भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार से चुना जाता है?
क्या जनता के द्वारा, क्या हस्तांतरण प्रणाली, क्या निर्वाचन प्रणाली, क्या एक सभी विकल्प। राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, तो मैं बताऊं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति चुनाव का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में हुआ है। यानी राष्ट्रपति निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर इलेक्शन का, वो 55 में है आपके। और उसके लिए 2 स्तर अपनाए जाते हैं, पीआरएस और एसटीवी। पीआरएस और एसटीवी यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और आपके सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा आपको पॉलिटी के पन्नों में, ये फिलहाल याद कर लेंगे। इसका सही उत्तर है आपका ये वाला, एकल संक्रमणीय हस्तांतरण प्रणाली। इसका सही उत्तर है आपके इसके द्वारा, यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका उल्लेख कहां हुआ है, 55 में। राष्ट्रपति निर्वाचन है जो वो 54 में उल्लेख है। 54 का मतलब होता है राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो आप जानते होंगे इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमपी और इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलए, यानी संसद के निर्वाचित और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और निर्वाचन की प्रक्रिया कहां पर है, 55 में है। 55 में इसकी प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है, इस बारे में विस्तार से बताऊंगा। और संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख हुआ है। अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हमारी प्रणाली अपनाई जाती है। जबकि आम चुनाव जो होते हैं एमएलए एमपी के, वो होते हैं एपीटीपी से, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, पहले आओ पहले पाओ। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि एपीटीपी क्या होती है। फिलहाल इसका सही उत्तर क्या है, एकल हस्तांतरणीय। मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, इनमें से कौन राजनीतिक कार्यपाल का हिस्सा नहीं है, कौन हिस्सा नहीं है कार्यपाल का। क्या वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री का सचिव होता है, वो कार्यपाल का हिस्सा नहीं होता है। कार्यपाल का कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, जितने मंत्री होते हैं सब शामिल होते हैं। इसके अलावा महान्यायवादी, ये सब लोग काय में शामिल होते हैं, कार्यपालिका में शामिल होते हैं, एग्जीक्यूटिव में शामिल होते हैं। लेकिन आपका रक्षा मंत्री सचिव शामिल नहीं होता। ये कौन है, ये प्रशासनिक वर्ग का अधिकारी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग का क्षेत्र का अधिकारी है, जबकि ये तीनों शामिल होते हैं। संयुक्त का डी होगा। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा एकाधिकार बाजार से क्या समझते हैं। बाजार की व्यवस्थिति जो बड़ी मात्रा में खरीदार विक्रेता होते हैं, बाजार की व्यवस्थिति जहां पर बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बाजार की व्यवस्थिति जहां पर एक ही विक्रेता का, ये एक ही विक्रेता का, यहां से मिल जाएगा, एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। यानी कि एकाधिकार मान होता है मोनोपोली। एक ही विक्रेता का जब कब्जा होता है बाजार पर, उसे कहते हैं हम लोग बाजार पर एकाधिकार जमा लेना। मैं आपको इसको जब अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, तो उसके पन्नों से विस्तार से बताऊंगा डिमांड सप्लाई क्या होते हैं और एकाधिकार क्या होता है। फिलहाल इसका उत्तर सही है, बाजार की स्थिति जहां पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, यानी कि एकाधिकार होता है। इनमें से कौन सा विकल्प प्रतिभूति मुद्रा नियंत्रण से लिमिटेड, टकसाल नहीं है। टकसाल पूछ रहा है, कौन सा मिंट नहीं है। टकसाल को अंग्रेजी में मिंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टकसाल को अंग्रेजी में मिंट कहते हैं, आप लोग अब जानते होंगे। और इसको आप यहाँ पे ये भी जानते होंगे आप लोग कि टकसाल को अगर मिंट कहते हैं यहाँ पर, तो आखिर इनमें कौन सी, कलकत्ता में नहीं है, क्या गोरखपुर में नहीं है, नहीं पूछ रहा है, क्या मुंबई में, हैदराबाद में। सही उत्तर इसका है, ये टकसाल आपके गोरखपुर में स्थित नहीं है। तो कहाँ स्थित है, ये कलकत्ता में बनी हुई है मालूम है, ये मुंबई में और हैदराबाद में। इसके अलावा और चौथी कहां पर है, चौथी आपके नोएडा में स्थित। कहां स्थित है, चौथी आपके नोएडा में स्थित है, आपके ये नोएडा में चौथी। तो मैं आपके लिए बताऊंगा, इनके अपने अपने चिन्ह भी हैं, इन टकसालों के अपने चिन्ह भी बने हुए हैं। मुंबई का चिन्ह है, यहां बता रहा हूं, इनके चिन्ह बने हुए हैं, जो इनके चिन्ह है चारों के। कलकत्ता टकसाल का अपना कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन बंबई का चिन्ह है आपके हीरा, इसको कर लेंगे यहां पर। और हैदराबाद का चिन्ह क्या है, सितारा। क्या है, एक चिन्ह है, मार का है, सितारा है इसका चिन्ह आपके। और जो यूपी के नोएडा में मिंट है, एक चिन्ह क्या है, डॉट। क्या है, डॉट चिन्ह है आपके, यहां से डॉट, इसको कर लेंगे आप लोग, डॉट इसका चिन्ह है आपके। लेकिन गोरखपुर में कोई टकसाल नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, हमारे यहाँ 4 ही मिंट हैं। कहां पर, कलकत्ता में है, बंबई में है, हैदराबाद में और नोएडा में। 4 मिंट है, मिंट माने होता है आपके टकसाल। ये 4 टकसाल है हमारे यहाँ पर। इसका सही उत्तर क्या है, गोरखपुर में कोई टकसाल नहीं है। अब मैं आपको आगे ले जाऊंगा Q20 में। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है, किग्रा मीटर क्यूब या किग्रा सेंटीमीटर, यह वाला, या मिलीग्राम, या कोई मात्रक। सही उत्तर का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। क्योंकि आप जानते हैं पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व, इसका अनुपात, पदार्थ का घनत्व, इसको लिख लेंगे, पदार्थ का घनत्व, ये रहा, मैं लिख देता हूं यहां पर, बटे जल का घनत्व का जो अनुपात होता है पदार्थ का, उसी को आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। इसका अपना कोई मात्रक नहीं होता। इसे सही उत्तर क्या है इसका, ये वाला आपके, इसको रट लेंगे यहां से, पदार्थ का घनत्व बटे
जल का घनत्व। इस क्रम में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। मक्का और गन्ने के तने के निचले स्तर से निकलने वाली सहायक जड़ें, सहायक जड़ें पूछ रहा है आपसे, वो कौन से रूट हैं? आप जानते हैं किसी भी पौधे के 3 अंग होते हैं, जड़, एक पत्ती और एक आपके तना। तीनों, स्टेम होता है, रूट होता है, लीफ होती है। यहां बताओ इसका होता है सहायक मूल या तृतीयक या अवस्थम या प्राथमिक। इसका सही उत्तर है जटा मूल। क्या होता है? जटा मूल होती है। ये जो मक्का है और जो गन्ना है, ये दो ऐसे चीजें आपके, इनका सही अर्थों में स्टेम से, किससे? स्टेम से। ये स्टेम से अपनी जड़ों को निकालती हैं, या स्टेम होता है हमारा तना से मतलब है, ये संश्लेषित करती है जड़ों को। ये ऐसी दो फसलें, और भी हैं कई फसलें ऐसी, लेकिन मक्का और गन्ना इन्हें जटा मूल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और ये तनों से अपनी जड़ों को संश्लेषित कर लेती हैं, तने के द्वारा जड़ों को फैला लेती हैं। यहां से तना बोलते हैं हमारे स्टेम को। इस क्रम में मैं आगे लेके जाऊंगा आपको। मस्तिष्क कौन सा भाग किसी व्यक्ति के लिए फर्श से एक पेंसिल को उठाने के लिए, यानी आपका माइंड कहां वर्क कर रहा है, वो कौन सी विधि है? क्रेनियम है क्या, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या सेरेबेलम? आप जानते हैं सही उत्तर इसका सेरेबेलम है। ये वाला सेरेबेलम ही वो आपका माइंड का हिस्सा होता है। सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम होता है और मेडुला ऑब्लिगेटा पिछले से कहते हैं हमारे यहाँ पर। तो सेरेबेलम के अंदर क्या होता है आपको बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखने में कौन मदद करता है? शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखने में और शरीर को गति प्रदान करने में ये बहुत महत्वपूर्ण है। साइकिल चलाने में, नाचने गाने में कौन भूमिका निभाता है? सेरेबेलम। और सेरेब्रम ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। क्या होता है? गंध को हमें सूंघना है, गंध को, गंध के लिए, ये दृष्टि के लिए बड़ा उपयोगी होता है आपके, और हमारी मांसपेशियों पर नियंत्रण रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन आपका? ये सेरेब्रम होता है। गंध के लिए यानी सूंघने के लिए, दृष्टि के लिए, मांसपेशियों में नियंत्रण के लिए कौन होता है? ये सेरेब्रम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हाइपोथैलेमस है ये आपके हार्मोन्स, इसको भी रटेंगे यहां से, हार्मोन्स और तापमान के नियंत्रण के लिए बहुत उपयोगी है। ये हार्मोन्स पर नियंत्रण करता है और आपके तापमान के लिए। और क्रेनियम क्या होता है? ये मस्तिष्क का, ये मस्तिष्क का यहां से, ये मस्तिष्क का खोल होता है। हमारे मस्तिष्क को ये क्रेनियम बाहरी आघातों से, बाहरी प्रहारों से बचाता है। कौन होता है? वो क्रेनियम। ले सही उत्तर इसका क्या है? सेरेबेलम। इसको रट लेंगे। जो पूछ रहा है ये पेंसिल उठाने में, साइकिल चलाने में, नाचने में और हमारे शरीर को गति प्रदान करने में, शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखने में कौन मदद करता है? सेरेबेलम करता है। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये रहा प्राइड एंड प्रेजुडिस उपन्यास के लेखक कौन है? क्या शार्लोट ब्रॉन्टे हैं? प्राइड एंड प्रेजुडिस या डेफो है, ऑस्टेन है या ये शिफ्ट है? जैन ऑस्टेन जो कहां के हैं? ये ब्रिटेन के हैं। कहां के? इंग्लैंड के। कहां के? ये ब्रिटेन के लेखक हैं ये आपके। और इनके उपन्यास ने ऐसी बुलंदी लाई, ऐसा एक कारनामा कर दिया बड़े पैमाने पर, और इनके उपन्यास को वर्ष 1813 में पहली बार प्रकाशित किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे यहां से। और इनके उपन्यास का निचोड़ बताता हूं, जब खाली समय मिले कभी पढ़ लेना, नहीं पढ़ना बताता हूं। दिखावे के आधार पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। फिर बोल रहा हूं, दिखावे के आधार पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये इनके इस उपन्यास का प्राइड एंड प्रेजुडिस का निचोड़ है, कॉन्क्लूजन है। यानी फिर बोल रहा हूं, दिखावे के आधार पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और इनका उपन्यास पहली बार 1813 में प्रकाशित हुआ है। ये ब्रिटेन के उपन्यासकार हैं, बहुत बड़े। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको। पेंटाला हरिकृष्णा और विद्युत गुजराती किस खेल से जुड़े हुए हैं? क्या वो क्रिकेट से हैं? पेंटाला पी हरिकृष्णा फुटबॉल से, शतरंज से या कबड्डी से? तो आपकी जानकारी बताता हूं कि ये शतरंज का खेल है। कौन सा? ये शतरंज का खेल है। कौन सा खेल है? ये शतरंज का खेल है। शतरंज को चेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शतरंज को चेस भी कहते हैं, आप जानते होंगे। और इस शतरंज से दोनों जुड़े हुए कौन कौन? यानी पी हरिकृष्णा यानी पेंटाला हरिकृष्णा यानी शतरंज से जुड़े हुए खिलाड़ी आपके। और मैं इनके बारे में बताता हूं। वर्ष 2001 में ये ग्रैंड मास्टर बने। क्या बने? ये ग्रैंड मास्टर बने आपके। सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन बना है? पहले पी हरिकृष्णा। कौन बना है? पेंटाला हरिकृष्णा। कब? वर्ष 2001 में बना है। इसको आप रट लेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। यहां से कब बना है आपके? यहां लिख रहा हूं वर्ष 2001 में। कब बने? 2001 में। कौन बने? ग्रैंड मास्टर बने। सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर ये बना था हमारे यहां पर। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2013 में जो आपका विद्युत गुजराती है ये भी आपका हमारे यहाँ ग्रैंड मास्टर बना। और ये 30वां ग्रैंड मास्टर माना जाता है हमारे यहाँ का। और वर्ष 2021 तक ये आप दूसरे स्थान पर इसकी रैंक रही है आपकी किसकी? विद्युत गुजराती की। तो आप बताएंगे कि पेंटाला हरिकृष्णा ग्रैंड मास्टर रहे कब? वर्ष 2001 में।
और आपको बताऊंगा जो विद्युत गुजराती हैं वो रहे आपके 2013 में ग्रैंड मास्टर रहे। ये Q20 सीरीज है, इन दोनों का संबंध गाइस शतरंज से है। ऐसी श्रृंखला में आपकी लगातार लाता रहूंगा। ये सिंघम सीरीज है, ये 8वें नंबर की चल रही है। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लगातार इस चैनल पर बने रहेंगे, आपका प्यार दुलार यूं ही मिलता रहेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की इस पंचायत में इतना ही। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। आपका प्यार और इस तरह मिलता रहेगा, कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आपके, और आप उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।